दोस्तों, ऐसे तो जिंदगी में बहुत सारे संयोग होते हैं। कुछ आपके साथ हुए होंगे, कुछ हमारे साथ भी होते हैं। लेकिन आज एक संयोग हुआ है हमारे म्यूजिक बॉक्स चैनल में, हमारे शो टेढ़ी मेढ़ी बातों में देव देमन के साथ। जी हाँ दोस्तों, हमारे आज के शो के जो मेहमान हैं, उन्होंने 250 से ज्यादा गाने लिखे हैं और लगातार 3 सालों तक बेस्ट म्यूजिक डायरेक्टर और लिरिसिस्ट का अवार्ड जीता है। तो आइए दोस्तों, मैं आपको मिलवाने जा रहा हूं श्री संजीव चतुर्वेदी जी से। नमस्ते संजीव जी, आपका हमारे शो में स्वागत है। थैंक यू। टेढ़ी मेढ़ी बातें विद देव देमन। टेढ़ी मेढ़ी बातों में हमारा आपसे पहला सवाल जी। पुराने संगीतकार म्यूजिक इंडस्ट्री को ऐसा क्या नहीं दे सके जिनकी कमी को पूरा करने के लिए आपने इंडस्ट्री ज्वाइन की? सबसे पहली बात, जो उन्होंने किया ना, वहाँ से नए संगीतकार सब सीखे कि ये ऐसे होता है। एंड हर इंसान की अपनी एक सोच होती है गीत लिखने की या गाना बनाने की। तो उन्होंने जो किया ना, वो हेड्स ऑफ है। मतलब हम लोग के लिए वो एक इंस्टीट्यूट है। वहाँ से सीखने के बाद में ना हम अपने इनोवेशंस लेके आए हैं सब लोग, जो नई जनरेशन आई है, कि हम गीत को ऐसे नहीं, अब एक नई तरीके से, जैसे हर जनरेशन में एक सोच, एक नज़रिया बदलता है कि नहीं, हम गाने को ऐसे नहीं ऐसे गाएंगे। जैसे रैप जो है, ये हनुमान चालीसा के टाइम, हनुमान चालीसा लाइक रैप कि जय हनुमान ज्ञान गुण सागर जय कपीस। तो ये रैप तो एक्चुअली पहले से था, इसको रैप नहीं बोलते थे, इसको चालीसा ये सब बोलते थे हम। तो एक दौर आया, फिर लोग बोलने लगे रैप करो। बीच में लोग बोलने लगे नहीं, अभी मेलोडीज़ ऐसी नहीं चलेगी, वैसी नहीं चलेगी। मेलोडीज़ वैसी जैसे अमर आत्मा होती है ना, ये तो हमेशा चलेगी। तो पुराने लोगों ने जो किया कमाल था, नई जनरेशन कर रही ना, ये भी बहुत कमाल है। तो ये बदलाव आते रहेंगे और अच्छा है, आते रहने चाहिए। तो आपको क्या लगता है, आप फिल्म इंडस्ट्री को वो अलादीन का चिराग दे पाए? नहीं, चिराग तो नहीं कहूँगा, पर मैंने गाने बड़े अच्छे अच्छे दिए। मैंने कुछ ऐसे लेवल्स के लिए काम किए जो शुरुआत कर रहे हैं, अभी नए नए लेवल्स हैं, एंड मेरे गाने में मिलियंस पहुँच रहे हैं। बड़ी खुशी होती है कि उन चैनल्स पर जहाँ पर अभी 1 लाख सब्सक्राइबर नहीं है, और मेरा गाना वहाँ 60 मिलियन क्रॉस कर जाए, या उन लेवल्स पर जहाँ पर अभी 10,000 नहीं है, गाना 50 मिलियन क्रॉस कर जाए, तो मुझे लगता है कि मैं बहुत कमाल एक्चुअली मैंने कर दिया है काम। तो अब बाहर कोई मतलब तारीफ होती है बाद में, पर मैं अपना बहुत बड़ा प्रशंसक हूँ। मैं अपनी बड़ी तारीफ करता हूँ अकेले में बैठ के। आपकी बातों से ऐसा लग रहा है कि चिराग में से धुआं निकल गया है, लेकिन अलादीन आना बाकी है। नहीं, बिल्कुल, अभी बहुत कमाल सॉन्ग्स एक्चुअली और आ रहे हैं। वो ऐसे आइडियाज़ हैं, और मैं हमेशा ये बोलता हूँ कि लिरिक्स है ना, तुकबंदी से हटके थॉट पे डिपेंड, मतलब बेस्ड होनी चाहिए। बहुत सारे लोग, मैं अभी नए लिरिक्स राइटर की तारीफ़ करना चाहूँगा, जैसे अमिताभ, बहुत अच्छा वो तुकबंदी से हट कर के एक्चुअली है। इरशाद कामिल तुकबंदी से हट के एक्चुअली, एंड मैं खुद, हम तुकबंदी को एक्चुअली नई जनरेशन है ना, वो तुकबंदी से थोड़ा सा अलग हट कर के कुछ थॉट बेस लेकर के आए गाने। एंड अभी जनरेशन्स को थॉट चाहिए। ये इतनी इनोवेटिव जनरेशन है ना, ये जो 10 साल से लेकर के 18-20 साल के लड़के लड़कियाँ होते, बच्चे जो होते हैं ना, ये एक्चुअली आपको जज करते हैं आप किस टाइप का गाना बनाना चाहिए, नहीं बनाना चाहिए। आपके ज़्यादातर गाने भक्ति गीतों पर आधारित हैं। आपको ऐसा नहीं लगता कि आपको फिल्मी गीत भी लिखना चाहिए, उन्हें कंपोज भी करना चाहिए? मैंने जो 250 गाने किए हैं, उसमें से मेरे मोर देन 200 सॉन्ग फिल्मी सॉन्ग, फिल्म्स के गाने हैं, एल्बम्स के गाने हैं। मैंने 25-30 गाने, मैं जी डिवोशनल के साथ में कॉन्ट्रैक्ट में था, तो मैंने उनके लिए भजन किए, और मैंने बड़ी खुशी के साथ वो भजन किए। भजन मतलब मेरे लिए ना, मैं भजन से एक्चुअली म्यूज़िक सीखा। बॉलीवुड में आने से पहले हमारे यहाँ भगवती का मंदिर है घर पे, तो हम भजन बना के उनको सुनाते थे कि भगवती आज हम भेंट आपको एक भजन कर रहे हैं। वो मेरा बेस रहा, वहाँ से मैंने सीखा। और मुझे कभी भी अगर ऐसा आएगा तो मैं बहुत मतलब एक्साइटमेंट के साथ में मैं फिर से भजन करके ज़्यादा खुशी फील करता हूँ अपने आप को। म्यूज़िक एक्चुअली यही होता था कि आप भगवान को सुनाओ, वो तो बाद में ये बदला। शुरुआत जब म्यूज़िक बना होगा या बना है, मैंने जैसा जितना सुना है, तो ये बनाया गया था भगवान के लिए, कि भक्त भगवान को म्यूज़िक से प्रसन्न करते थे। फिर दौर बदला, राजा महाराजा नवाब लोग आए, तो कहते थे नहीं, अब कोई गाएगा नाचेगा, हम बैठ के देखेंगे। फिर फिल्म्स आई, तो ऐसे ऐसे बदलते बदलते, पर म्यूज़िक का एक्चुअली शुरू में जो माध्यम था कि वो भक्त का भगवान से डायरेक्ट कनेक्शन ना, वो बड़ा प्यारा था। अब तो हमारा प्रोफेशन है और हमारी ब्रेड एंड बटर है, तो अभी ऐसे करना पड़ता है। बट मोर देन 200 सॉन्ग्स आई हैव डन फॉर फिल्म्स एंड वीडियो एल्बम्स, एंड सब मतलब बिग स्टार्स के साथ। टाइगर श्रॉफ की फिल्म बागी का बहुत पॉपुलर सॉन्ग हुआ था, मेरा मुझ में कुछ नहीं सब तेरा। फिर अक्षय कुमार के साथ में
नाचेंगे सारी सारी रात टांग उठा के। एंड विक्रम भट्ट साहब की फिल्म का गाना तो यूट्यूब पे 1.3 बिलियन क्रॉस करके गया गाना। दिल मांग रहा है मोहलत तेरे साथ धड़कने की, तेरे नाम से जीने की, तेरे नाम से मरने की। एंड अभी देसी म्यूजिक पे इस साल का बारिश का बहुत ज़्यादा पॉपुलर सॉन्ग हुआ कि हल्की हल्की सी बरसात आ गई, हल्की हल्की सी। एंड इसके अलावा मैंने कुछ कुछ ऐसे जोन में गया, जैसे हमने एक गाना किया व्हाट द लक, मेका पाजी ने गाना गाया, फिल्म थी जहाँ चार यार। वर्ड नहीं था व्हाट द लक, नॉर्मली जो स्लैंग यूज़ करते हैं ना व्हाट द ऐसा, तो सेंसर ने बोला वो मत बोलो ऐसा बोलो। सेंसर को कोई जाके बताए ये सब स्लैंग्स चलते हैं आज के टाइम में ना, तो वो गाना और ज़्यादा पॉपुलर होता। पर वो गाना बहुत पॉपुलर हुआ, मेका पाजी ने अमेजिंगली गाया, उस गाने से भी बहुत पॉपुलैरिटी मिली। मतलब जितनी स्मार्ट पर्सनालिटी आपकी है उतनी ही संजीदगी आपके गानों में भी दिखती है। यार मेरे गाने में जितनी आपको सादगी और सरलता मिलेगी ना, थॉट होता है पर सरलता के साथ में। मैं वैसा एक्चुअली कोई गाना नहीं लिखना चाहता कि बाउंस हो जाए कि यार इसने ऐसी कैसी शायरी डाल दी, समझ में नहीं आई शायरी मेरी। मैं अगर उर्दू भी डालता हूँ अपने शब्दों में गीत में, तो वो ऐसे शब्द होते हैं जो उर्दू अब हिंदी बन चुके हैं। उर्दू का ऐसा अडॉप्शंस किया ना हिंदी ने कुछ कुछ शब्दों में कि आपको हिंदी में उसका मतलब नहीं पता होता, पर उर्दू आपको लगता है यही हिंदी है। तो एक गाना हमारा बड़ा पॉपुलर हुआ था, बड़े हमदर्द बनते थे बड़े बेदर्द निकले वो। ये बड़ी सिंपल। एंड मैं आपको एक चीज़ ऐड कर दूं, मेरा कभी ऐसा दिल नहीं टूटा था, मुझे ऐसी कभी मोहब्बत नहीं हुई थी। मेरा एक दोस्त था, अच्छा मैं उसका नाम ले सकता हूँ, दोस्तों में तो माफ़ कर देते हैं, वो कॉपीराइट नहीं करेगा, संजय। तो कॉलेज के ज़माने में प्यार उसको होता था, उसको प्यार हो गया था एक लड़की से। एंड मैं अपने बीकॉम फर्स्ट ईयर से शायर बना, तो वो जब आके वो रोता था, लिटरली वो रोता था कि यार मेरा दिल टूट गया, उसने मुझे ऐसा बोला। और मैं मतलब उसके लिए गीत लिखता था, तू ये गाना उसके लिए गा, वो जाके उसको लिख के भेजता था। वो लड़की इतनी प्यारी थी, अब तो हमारी दोस्त बन गई है, सबकी हमारी गेट टुगेदर भी होती है। वो लिख के भेजता था उसको कि ये गाना मैंने लिखा है, लिखता था मैं अपने दोस्तों के लिए ऐसे करके। वहाँ से मेरी शायरी एक्चुअली शुरू हुई है। तो जब जब आपके दोस्त को प्यार होता था और उसका दिल टूटता था, हाँ, आप उसके लिए इस तरह पूरा झुंड ऐसा था, आशिक था। मुझे उस टाइम इतनी आशिकी नहीं, बड़ा सिंपल था, लगता था कि भजन वजन में उस टाइम ज़्यादा इन्वॉल्व थे हम लोग, तो मैंने अपने दोस्तों के लिए लिखना शुरू किया। एंड आज उनकी वजह से मैं एक्चुअली अच्छी शायरी लिख रहा हूँ, वहाँ से मैंने शायरी शुरू की। यूपी के अधिकतर सिंगर आपने देखा होगा, आज जो इंडस्ट्री में जिस तरह से पोजीशन है उन लोगों की, यूपी के अधिकतर सिंगर आज एक बेहतरीन एक्टर स्टेब्लिश हो चुके हैं और काफ़ी सारा उन्होंने फिल्मों में, म्यूजिक एल्बम्स में उन्होंने काम भी किया है। आपकी इतनी अच्छी स्मार्ट पर्सनालिटी होने के बावजूद क्या आपको कभी ऐसा नहीं लगा कि आपको एक्टर बनना चाहिए? थैंक्स, आपने इतने प्यारे शब्द बोले। पर मैं आपको बता दूं, एक्टिंग का शायद इतना मतलब एक आध बार डिसाइड किया कि कर लेते हैं, अपने खुद इतने गाने कर रहे हैं। एंड मतलब 3-4 ऐसे बड़े क्लोजेस्ट फ्रेंड थे और अच्छे लेवल्स हैं, बहुत अच्छे लेवल्स हैं। उन्होंने बोला संजीव इसमें आप फीचर हो जाओ। पर मैं इसके पीछे बताता हूँ कि मैंने एक बार एक सिंगर के साथ अपनी फ़ोटो डाली थी, हम एक गाना डब कर रहे थे, शी वॉज़ वेरी पॉपुलर सिंगर। मेरी वाइफ को वो फ़ोटो देख के ना, जब मैं घर पहुंचा मुझे लगा वो थोड़ी सी अपसेट थी। देन आई रियलाइज कि मैं उनकी मुस्कुराहट को ना 0.01% भी कभी डाउन नहीं देख सकता। तो मुझे लगा कि मुझे ये सब अगर मैं एक्ट करूँगा तो कभी क्लोज जाना पड़ेगा या ये होगा, वो उतना उनको अच्छा नहीं लगेगा। वो बड़ी मतलब मासूमियत वे में, ऐसा नहीं कि वो पॉजिटिव होते हैं, जेलस होते हैं करके, एक ट्रू लव। तो उनके रेस्पेक्ट के लिए आई डिसाइडेड कि मैं ऐसे फीचर नहीं हूँगा, आई एम हैप्पी ऑन बैक सीट। तो सारिका जी, मैं आपको बिल्कुल निश्चित करना चाहूँगा और आश्वस्त करना चाहूँगा कि हमारे संजीव जी जो है डाई हार्ड हस्बैंड है और वो सिर्फ आपको और आपको ही चाहते हैं और आपसे इंस्पायर होकर ही इन्होंने इतने सारे बेहतरीन गाने हम लोगों को दिए, हमारे दर्शकों को दिए। थैंक यू वेरी मच फॉर बीइंग हिज वाइफ। थैंक यू। एंड मतलब प्यार एक ऐसी चीज़ होती है ना, इसमें सबसे पहले इज़्ज़त होना बहुत ज़रूरी है। अगर आप किसी से प्यार करते हैं, जैसे लोग जनरेशन आज के टाइम में बोल देती है कि एक अट्रैक्शन जो होता है फिजिकल, बोलते थे प्यार है यार तुम बहुत खूबसूरत हो तो प्यार है। ये एक ऐसी चीज़ होती है ना कि आपका अगर पार्टनर है ना बड़ा सिंपल भी होता है तो दुनिया का सबसे खूबसूरत वही होता है आपके लिए। लोग खूबसूरती में प्यार ढूंढते हैं, लेकिन प्यार है ना आपको ज़्यादा खूबसूरत बनाता है। संजीव जी, आपकी इस बेपनाह मोहब्बत को देखकर
बहुत खुशी हुई। थैंक यू। आइए दोस्तों, संजीव जी के साथ हम बढ़ते हैं अपने अगले राउंड में, चाय की चुस्की पे। सर 5 ग्राम थोड़ा घसकी है ना। अरे 5 ग्राम। अरे जे तुम यहाँ क्या कर रहे हो? अरे चाय की चुस्की बुलवाई थी भाई, ये चाय का जिन्न कहाँ से भेज दिया? अरे भाई मोबाइल में नेटवर्क नहीं आ रहा, कल मेरा इंटरव्यू है। अरे तो बाहर मिलेगा नेटवर्क, देखने के यहाँ पे इंटरव्यू चल रहा है। सर तब 1 मिनट, एक सेल्फी लो। श्योर। करेंगे सारी सारी बात। माफ कीजिएगा दर्शकों, हमारे बीच में जे आ गए थे। आप तो जानते हो उन्हें, इसी तरह हंसाते गुदगुदाते रहते हैं। दोस्तों अब आता है एक कठिन मौका। जी हाँ, एक गीतकार होने के नाते, एक म्यूजिक डायरेक्टर होने के नाते सबसे चुनौती वाला काम होता है कि उनका फेवरेट सिंगर कौन है। संजीव जी, आप बताना चाहेंगे आपका फेवरेट सिंगर कौन है? आज के टाइम में जो फील के साथ में जो बंदा गाता है ना, अरिजीत, जो फील भगवान ने उसको दिए ना, वो बहुत कमाल की है। एंड सुरीली सिंगर्स में सोनू निगम साहब, अमेजिंग सिंगर। आज भी जैसे मैंने उनके साथ में गाने किए हैं, हम जब बैठते हैं और वो गाना गा रहे होते हैं, हम इस साइड बैठ के रिकॉर्ड कर रहे होते हैं ना, इनके गले में सरस्वती बैठी होती है इन सब के में। तो एंड हम ब्लेस्ड हैं कि हम ऐसी मतलब संगत के साथ बैठते हैं कि हर गीत जितने सिंगर्स हैं, गायक हैं, है ना, सब में एक नई नई गला होती है। बड़ा मज़ा आता है इन सब के साथ बैठ के काम करने में। तो फील ब्लेस्ड कि जय माता दी। ये बात तो बिल्कुल संजीव जी ने ठीक कही है कि जब से फिल्म इंडस्ट्री का आगाज हुआ है, तब से संगीत फिल्मों की जान रहा है। 1936 से लेकर आज तक कई सारे सिंगर्स आए हैं, सब ने अपने अपने स्तर पर हमें बेहतरीन बेहतरीन गाने दिए हैं और उन गानों से इंस्पायर होकर हमने मोहब्बत करना सीखी। गाने लिखने की जी और कंपोज करने की प्रेरणा आपको कहाँ से मिली? मैं मतलब ये लोगों को बड़ा अजीब लगेगा कि हम बचपन से ही अपने यहाँ, हमारे यहाँ भगवती का मंदिर है, तो एक शुरुआत से ऐसा है कि रोज़ नए भजन हम अपने आप से बनाते हैं, हमारी फैमिली, और हम भगवती को भेंट करते हैं। उसमें बड़ी भावना होती है जो किसी फिल्मी तर्ज पे नहीं होती है। तो बचपन से घर में गाना सुनते थे, मम्मी से, बड़े भाई से, फैमिली से, सब भाई बहनों से, कि हम लोग नए भजन बनाते थे। तो वहाँ से ये लिखना तो समझ में आ गया कि गीत ऐसे लिखा जाता है, धुन ऐसे बनाई जाती है। एंड एक बड़ी इम्पोर्टेंट कि गीतकार और जो म्यूज़िक डायरेक्टर होता है, म्यूज़िक कंपोज़र होता है, दुनिया में कोई इंस्टीट्यूट नहीं है जो आपको बताए गीत ऐसे लिखा जाता है। ये एक एकलव्य वाला जीवन होता है। आप लोगों को देखते हो कैसे बन रहा है, आपको थॉट कोई बता नहीं सकता, ऐसे थॉट पे गाने लिखे जाते हैं। ये आपको अपने आप आता है, ये कोई ऊपर वाली कृपा होती है, मेरा ऐसा पर्सनल मानना है। ऐसी धुन का बहुत से लोग हैं ना, आप म्यूज़िक सीख के होते हैं बहुत ज़्यादा अच्छे से, पर धुन बनाना है ना, दिस इज़ नॉट ईजी जॉब। एंड कभी कभी ये धुन ऐसे बन जाती है, मेरी आपकी बात चल रही है ना, तो शायद मन में एक धुन आ गई बड़ी ज़बरदस्त। तो धुन सडनली एक्चुअली आती है। लोग हारमोनियम लेके बैठ के बहुत कोशिश करते हैं, कभी कभी नहीं आती, कभी कभी ऐसी बातचीत में ना आते जाते चलते ये आती है। एंड जो लोग बनाते हैं उनको पता है बैठ के बनाना और सडनली आने में बहुत बड़ा फ़र्क होता है। जो धुन कभी कभी सडन से आती है ना, वो बहुत बड़ी धुन बनती है एक्चुअली। संजीव जी से पूछते हैं अगला सवाल। जिस तरह पुराने गीतकार, म्यूजिक डायरेक्टर अपने गानों को रचने के लिए या उनको बनाने के लिए शहर की भीड़ भाड़ से दूर चले जाते थे और एक बेहतरीन संगीत लेकर आते थे, तो आप अपना संगीत कंपोज करने के लिए, अपने म्यूजिक को बनाने के लिए आप कौन सी प्रोसेस अपनाते हैं? यार पता है, इस पर बड़ा डिप्लोमेटिक आंसर जा सकता है। मैं बहुत सिंपल भाषा में आपको बोलता हूँ। कोई जंगल गया, कोई पहाड़ गया, कोई समंदर गया, मैंने जब भी लिखा मैं अपने अंदर गया। तो लोगों के तरीके, किसी को पहाड़ पे जाके संगीत मिलता है, किसी को जंगल में मिलता है, किसी को गुफा में मिलता है। मुझे संगीत, मैं जब भी 5 मिनट अकेला बैठता हूँ, एकांत में बैठता हूँ, खुद से बात करता हूँ, मुझे संगीत मिल जाता है। एंड हमारे अंदर जितना समंदर होता है ना, उतना समंदर के अंदर भी समंदर नहीं होता है। तो लगता है कि आजकल जो बॉलीवुड म्यूजिक कंपोज हो रहा है वो हॉलीवुड म्यूजिक से इंस्पायर होता है? नहीं, हॉलीवुड से तो इंस्पायर्ड नहीं। आज का जो म्यूज़िक इंस्पायर्ड होता है ना, वैसे तो सब अपना ओरिजिनली काम कर रहे होते हैं, पर कुछ कुछ काम ऐसा होता है कि ये इंस्पायर्ड होता है। और इंस्पिरेशंस कुछ गलत नहीं है कि हमने यहाँ का म्यूज़िक सुना या हमने वहाँ का म्यूज़िक सुना और हमको लगता है ये वहाँ का है ना, अब हम इसको इंडियन बनाएंगे, है ना। तो हम जब मैगीज़ भी बनाते हैं ना, तो हमारे यहाँ उसमें सारे फल डाल देते हैं, चाइनीज़ नहीं डालते होंगे।
तो हम जब बाहर की चीज़ से इंस्पायर्ड होकर आते हैं तो हम वो चीज़ ऐसे बनाते हैं कि बाहर वाला कंफ्यूज होता है कि ये तो चीज़ उसकी थी, लेकिन यहाँ आने के बाद ये कम्प्लीटली इंडियन हो गई है ये। तो ऐसा होता है। अब लोग इसको नकारते हैं, अलग बात है, पर ऐसे इंस्पायर के लिए कई बार हमको प्रोड्यूसर्स या लेबल्स की तरफ से होता है कि ऐसा गाना बना दो। तो हम वैसा तो नहीं करते हैं, क्योंकि हमारे यहाँ फोक या हमारा जो लोकगीत है हमारा ये इतना बड़ा है, या संगीत मेरे हिसाब से दुनिया को संगीत जो हिंदुस्तान ने दिया, उसके बाद लोगों ने संगीत को एडॉप्ट किया। तो अब कभी कभी वो लोग बहुत बेहतर करते हैं, वो लोग उसमें नहीं करते राग में और उसमें स्वर में, जो म्यूज़िक अरेंजमेंट होता है टेक्निकली ना वो बहुत डिफरेंट होता है। तो हमारे पास तो इतने सारे वाद्य यंत्र थे, अब हमको मज़ा आता है अच्छा उनका वाद्य यंत्र ऐसे बजा सकते हैं, तो हम वैसा एडॉप्शंस कभी कभी लोग करते हैं। जैसा कि आपने कहा कि जी। इंस्पिरेशन लेने के लिए तो पूरी दुनिया खुली हुई है जी। हम कहीं से भी इंस्पिरेशन ले सकते हैं जी। इसी तरह हमारे म्यूजिक डायरेक्टर भी हर जगह से इंस्पिरेशन लेते हैं, नई नई चीज़ों को ईजाद करते हैं और हमें परोसते हैं और हमें अच्छा भी लगता है। इसी के साथ टेढ़ी मेढ़ी बातों का एक नया सफर। मैं एक और जवाब, एक प्रोड्यूसर थे तो उनकी ज़िद थी कि नहीं म्यूज़िक यहाँ नहीं बनेगा, म्यूज़िक कहीं बाहर चल के बनाएंगे। एंड मैंने उसको बोला बन जाएगा म्यूज़िक यहाँ। वो 3 दिन ले गए मुंबई के बाहर, है ना। वो सर आपका नाम नहीं ले रहा हूँ, आपका सम्मान रखते हुए। अब वहाँ 3 दिन पे वो प्रवचन देते थे कि म्यूज़िक में ये म्यूज़िक वो। अब उनके प्रवचन सुन के म्यूज़िक नहीं बनता था। एंड 3 दिन में सचमुच म्यूज़िक नहीं बना उनके साथ में, एक भी मतलब धुन नहीं आई दिमाग में। लौट के जब ऑफिस आए बोले यार अपना 3 दिन में कुछ बना नहीं, तो मैंने उनको बोला एक चीज़ सुनो ये करके। बोले यार ये बड़ी अच्छी है, फिर बोला एक सुनो ये बड़ी अच्छी है। उस दिन उन्होंने 3 गाने, तो वो गाने जो जाने से पहले मैं उनको सुना रहा था उनको वो समझ में नहीं आ रहे थे। लौट के आने के बाद वो तीनों गाने बहुत अच्छे चले, उस लेवल ने लिए। तो बाद में बोले नहीं तुम यहीं बैठ के बनाया करो यार, पैसा वेस्ट हो गया तो वो होना नहीं चाहिए। तो हमें ऐसा लगता है कि उन 3 गानों में से एक गाना ऐसा भी है जिसमें हमारे संजीव जी को म्यूजिक डायरेक्टर का बेस्ट अवार्ड मिला। तो संजीव जी टेढ़ी मेढ़ी बातों के इस सफ़र में हम आपके साथ आगे चलते हैं जी, और ये हमारा फाइनल सेगमेंट है जी। उम्मीद करता हूँ आप इसमें भी सक्सेस होंगे जी, क्योंकि हमारे सेगमेंट का नाम है तड़के वाले सवाल। शुरू करें। आपकी नज़र में सबसे बेहतरीन गीतकार कौन है? मैं आपको नाम बताता हूँ, अमिताभ भट्टाचार्य, अनविता दत्त, समीर। मैं एक्चुअली इस पर एक बात बोलूँ, कलाकारों की वैसे तो कंपैरिजंस नहीं होती, हर अपने किसी का हुनर छपता है, किसी का छिप जाता है, सब में भगवान एक अलग सा हुनर देता है। फिर भी अगर आप ऐसा बोल रहे हो मुझे बोलना है तो सभी सब इज़ अ जीनियस। एंड अमिताभ बहुत डिफरेंट थॉट्स लिखता है। अमिताभ इज़ टू गुड सिंगर देन अनविता। आपकी नज़रों में सिंगर कौन सा अच्छा है, अरिजीत या सोनू निगम? अच्छा तुमने दोनों ही नाम ऐसे बोल दिया कि ब्रह्मा विष्णु महेश में से कौन एक्चुअली बड़ा है। ये एक्चुअली ना म्यूज़िक मतलब सिंगिंग फील्ड के ना दोनों लोग जो महारत ही हैं दोनों। और फिर भी मुझे अगर आंसर देना होगा तो पहला एक्चुअली अरिजीत। जो फील आज की जनरेशन में अरिजीत की सिंगिंग में मिलती है बहुत कमाल मिलती है। एंड सोनू निगम, ये सरस्वती की कृपा है उनके ऊपर, जब वो गाते हैं तो ऐसा लगता है सामने बैठ के कोई भगवान गा रहा है। उनके गले में एक अजीब, एक अलग ही मिठास है एक्चुअली। तीसरा हमारा क्वेश्चन आपके लिए जी, मुंबई या मथुरा? ये वैसे क्वेश्चन है कि देवकी या यशोदा वो मतलब जन्मस्थली है, उसकी मोहब्बत अलग ही है, ये कर्मस्थली है। जो सपने उस जन्मस्थली में बैठ के देखे वो इस कर्मस्थली ने पूरे किए। तो दोनों ही जो है मतलब 2 आँखें, दिल का टुकड़ा है दोनों। मुझे तो ऐसा लगता है सर कि आप गीतकार होने के साथ साथ काफ़ी डिप्लोमेटिक पर्सन भी हैं, क्योंकि ये जो हमारा जो सेगमेंट है इसमें हमें एक ही ऑप्शन देना है जी, लेकिन आप काफ़ी डिप्लोमेटिक जवाब दे रहे हैं नहीं एक्चुअली पता है कि ये बड़ी सच्ची बात कर रहे हैं हम लोग आप बैठ करके। कभी पॉपुलैरिटी के लिए ना ऐसे जो मार्केटिंग टीमें एडवाइजेस देती हैं, ऐसा कर दो तो पॉपुलर हो जाओगे, वैसा कर दो। तो घर से जैसे बचपन से सीखा है कि चाहे स्लो स्लो चलो पर ऐसे रास्ते पे चलो जिस रास्ते में आपकी वजह से किसी को तकलीफ़ ना हो। अच्छा, आपको क्या ज़्यादा पसंद है, भक्ति गीत या फिल्मी गीत? भक्ति गीत के आगे फिल्मी गीत की कोई तुलना नहीं है, क्योंकि भक्ति तो मतलब मेरी ज़िंदगी है, ऐसा वो एक्चुअली मेरी आत्मा है ना। ये मेरा प्रोफेशन है, मैं इसको मैं वहाँ से बेस सीखा, तब मैं एक्चुअली यहाँ बनाना सीखा।
एंड मेरा अपना पर्सनल मानना है कि एक टाइम के बाद, मतलब रिटायरमेंट के बाद एक प्लानिंग करता है आदमी रिटायरमेंट, तो मैं सिर्फ भजन करूँगा, मैं वैराग्य लूँगा, मैं उस चीज़ को आनंद करूँगा, जो सुकून जो आपको उससे मिलता है ना, इनसे मिलता है, पर दोनों की अगर तुलना की जाए तो इसमें मैं आपको बड़ा डायरेक्टली आंसर, भक्ति गीत बहुत बड़ी चीज़ है, उसकी किसी से तुलना नहीं हो सकती। बहुत खूबसूरत। ये हम पैसे के लिए करते हैं, वो हम दिल के लिए करते हैं। अच्छा, आपको 90s का एरा ज़्यादा अच्छा लगता था या अभी जो एरा चल रहा है हमारा? 90s का ईरा तो बॉलीवुड में सब बोलते हैं गोल्डन ईरा था। तो दोस्तों, जैसा कि संजीव जी ने हमारे टेढ़ी मेढ़ी बातों में तड़के वाले सवालों के जवाब दिए, जिस तरह से इन्होंने फिल्म इंडस्ट्री में फिल्मी गीतों और भक्ति गीतों की रचना की है, उसी तरह से इन सवालों के जवाबों की भी रचना की है और काफ़ी डिप्लोमेटिक तरीके से इन्होंने हमारे सवालों के जवाब दिए। मलिक, ये सवाल एक्चुअली जो उन्होंने पूछे हैं, एंड अचानक ऐसे बिल्कुल साफ गोई से जवाब देना है ना, सबको वैसे ही होना चाहिए कि जैसे अंदर वैसे बाहर, है ना, इससे बढ़िया जीवन क्या। तो अभी हम लोग की जैसी आदत होगी, हम बहुत सारे मुखौटे लेके चलते हैं कि मैं आपको मिलूंगा तो मैं अलग मुखौटा पहन के आऊँगा। तो मुखौटे है ना, कभी कभी पानी में भीग जाते हैं, तो एक जो दिया है ना, इसके साथ चलने में बड़ा आनंद, एंड जो जैसा है ना वो बड़ा कमाल होता है, खुद पे उस पर फ़क्र करना चाहिए। एंड मैं एक लिरिक्स राइटर और सिंगर्स के लिए भी एक बात बोलना चाहूँगा, बॉलीवुड की जर्नी है ना, ये बड़ी मतलब तपस्या वाली जर्नी है। तो आप यहाँ आने से पहले बहुत कुछ एक्चुअली सीख के समझ के आना, पहला। एंड दूसरा, मैंने बहुत से लोगों को, अपने दोस्तों को जो सिंगर्स थे या हैं या राइटर बनना चाहते थे या अभी हैं करके, एक वक्त उनका ऐसा देखा ना कि उनका अपना माइंड बैलेंस है ना बिगड़ते देखा, उनको डिप्रेस्ड होते हुए देखा करके। तो यहाँ ऐसा होता नहीं है कि आप आए और आपको सीधे थाली में मिलेगा, लो सर आप बहुत कमाल के राइटर बन जाओ। कुछ ना कुछ ज़रूर ऐसा हुनर लेके आना कि आप मुंबई में सर्वाइव कर सको, उसके साथ साथ ये काम करना, इस पर फुली डिपेंड होके मत आना, ये बड़ी मायावी जगह है। तो दोस्तों, फाइनल सेगमेंट के साथ हम संजीव जी से एक एडवाइस और लेते हैं हमारे आने वाले एस्पायरिंग फिल्म इंडस्ट्री के लिए, सिंगर्स, म्यूजिक डायरेक्टर्स, लिरिसिस्ट एंड एक्टर्स के लिए, कि आने वाली जनरेशन को वो क्या संदेश देना चाहते हैं। क्योंकि मैं पहले लिरिसिस्ट हूँ, एंड गीतकार बनना है ना अपने आप में बड़ी कमाल की बात होती है। मैं सभी आने वाले गीतकार के लिए बोलना चाहूँगा, आप जब भी काम करें ना, तो अभी भी कुछ जैसे राइटर्स आते हैं, आप आइडिया पे वर्क करो। अगर आपके आइडिया में जान होती है ना, तो आपको लोग वेलकम करते हैं। आप पुराना कुछ सुन करके आप सोचते हो कि मैंने तुकबंदी, तो अवॉइड तुकबंदी, वर्क ऑन द आइडियाज़, और आइडिया ऐसे कुछ सोचो जो किसी की सोच के बाहर का दायरा हो वो। एंड सिंगर्स के लिए, आपको सब लोग वाह वाह करते हैं, आपने बड़ा अच्छा गाया करके, लेकिन जिसका टोन डिफरेंट होता है, जिसकी आवाज़ के अंदर फील है, उसको वेलकम मिलता है और स्टारडम मिलता है एक्चुअली उसको। तो आपने प्लीज़ सिंगिंग के साथ साथ अपनी खुद की एक टोन ज़रूर बनाएं, एंड जो भी गायकी करें उसमें मतलब अपना दिल ज़रूर डालें कि लोग सुन के लगे कि यार तुमने क्या दिल छुआ है एक्चुअली मेरा। मैं अपनी प्यारी ऑडियंस से ये रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि अभी संजीव जी ने जो स्टेटमेंट दिया है, अगर आप उससे सहमत हैं तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, और अगर आपके कुछ सवाल हैं जो संजीव जी को कटाक्ष करते हैं तो कमेंट पे जरूर लिखिएगा, हम उसका जवाब डायरेक्ट संजीव जी से लेकर आपको देंगे। भैया अच्छे सवाल पूछना। कुछ लोग होते हैं ना, वो मतलब सुबह उठते हैं कि आज बोले परेशान करने वाले सवाल, है ना, तो प्लीज़ अच्छी बात करना, अच्छे सवाल पूछना, परेशान मत करना ज़्यादा। ऐसे सवाल पूछिए ताकि इनकी सुबह काफ़ी अच्छी रहे, क्योंकि एक बहुत बेहतरीन गीतकार है, संगीतकार है, इनके दिमाग में कई तरह के ख्याल चलते रहते हैं और नई लाइनों को ये ईजाद करते हैं। तो दोस्तों, आज के हमारे इस एपिसोड में संजीव जी के साथ मिलकर हमने काफ़ी सारी बेहतरीन इन्फॉर्मेशन शेयर की। तो बने रहिए हमारे साथ टेढ़ी मेढ़ी बातें विद देव देमन ऑन म्यूजिक बॉक्स चैनल। हमारे सारे दर्शकों से मेरा निवेदन है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, और अगर आपको संजीव जी की कुछ बातें अच्छी लगती हैं या उनकी कुछ बातें आपको गुदगुदाती हैं तो आप प्लीज़ कमेंट भी कीजिए।